हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 251 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 252 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, कार्य संस्कृति किसी भी संगठन की प्रगति या अवसान में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसमें लिखा है कि कार्य संस्कृति से आशय किसी संगठन के संस्थापक एवं कर्मचारियों के मध्य साझा समझ से है। किसी संगठन में कार्य कैसे व कितना किया जाना है, इस विषय में संस्थापक की अभिवृद्धि को व्यक्त करती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की निम्न विशेषताएं हैं: बेहतर निष्पादन स्थिरता, जोखिम लेने का स्तर, नागरिकों के प्रति समझ, ग्राहक संतुष्टिकरण, कार्य का उचित श्रेय, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समूह कार्य। आपने लिखा है, उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त एक अच्छी कार्य संस्कृति में संस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ मध्य समन्वय, सम्मान की भावना, अनौपचारिक बेहतर संबंध, कनिष्ठ कर्मचारियों में आत्मसम्मान एवं उनके गरिमा को सुदृढ़ करते हैं, जिससे वे संगठन के प्रति अधिक ईमानदारी, जिम्मेदारी और मेहनत से कार्य करते हैं और संगठन की उन्नति को सुनिश्चित करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये गुण निम्न प्रकार के संगठन की प्रगति के महत्वपूर्ण कारक हैं। ये गुण संगठनात्मक वातावरण को मानवीय मितव्ययी बनाते हैं। ये गुण संगठनात्मक संस्कृति के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हैं व सदस्यों में प्रोबिटी का विकास करते हैं। कर्मचारी यदि संतुष्ट हैं तो उनमें अभिप्रेरणा विकसित होगी व कर्मचारी व ग्राहक के मध्य बेहतर संबंध विकसित होंगे, जो संगठन के उत्थान के लिए आवश्यक है। संगठन का आंतरिक वातावरण नैतिक होगा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अधिक व नवोन्मेषी कार्य को निष्पादित करेगी। इसके विपरीत यदि कार्य संस्कृति अच्छी न हुई तो टीम वर्क गुटबंदी में बदल जाएगा एवं कर्मचारियों के मध्य निम्न व वरिष्ठ का अधिक अंतर कर्मचारियों को संस्था के प्रति शिथिल बना देगा एवं संगठन की उन्नति को अवरुद्ध करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छी कार्य संस्कृति वाले संगठन अन्य की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील एवं ग्राहकों उन्मुखी होते हैं। जैसे स्वयं के अनुभव से मैंने देखा कि कोविड के चलते लॉकडाउन में जहां अच्छे व्यवसाय धराशायी हो गए, वहीं रिलायंस फ्रेश जैसे संगठन के कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान मिलना, उनके तुष्टीकरण, उनकी समस्याओं को संस्थापक द्वारा चिन्हित मदद किया जाना बेहतर उदाहरण है जो उनकी प्रगति व स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। देखिए, आपने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, एग्जाम्पल भी आपने काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहूँगा कि अभी तो मान लीजिए सरकार मोदी जी की है तो रिलायंस फ्रेश का एग्जाम्पल काम कर जाएगा, लेकिन कोशिश ऐसा किया करिए कि जो एग्जाम्पल बिल्कुल न्यूट्रल हो, मतलब हर एक पर्सन के लिए वो सम्माननीय हो। जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं टाटा को। टाटा ने भी यही काम किया है और टाटा ने तो इससे भी बढ़कर काम किया है। टाटा हो या गोदरेज हो या आपने और भी कई सारे लोगों का नाम सुना होगा। टाटा ने, आपको पता होगा कि इंडिया में जो कोवैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो फ्रीजर्स की ज़रूरत पड़ रही है वो पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कराया है। क्लियर? तो आप टाटा का यहाँ पे उल्लेख कर सकती हैं। साथ ही टाटा ने अपने कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी एडवांस में दे रखा है, क्योंकि टाटा में क्या है ना कि टाटा को कांग्रेस भी मानती है, बीजेपी भी मानती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और टाटा एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फुली नेशनलिस्ट हैं, यानी कि पूर्णतया वो राष्ट्रवादी हैं। मतलब वो ना कांग्रेस के होते हैं और ना बीजेपी के होते हैं और कभी भी विवाद में नहीं आते। तो आप टाटा का यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो रिलायंस का नाम सुनते ही ना लोगों के मन में अलग भावना आ जाती है। हालांकि ये बात अलग है कि आपने रिलायंस को देखा, ये बात अलग हो जाती है। क्लियर? काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। भाषा शैली आपकी काफ़ी मर्यादित है और जो एक प्रश्न में होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा अभ्यर्थियों से कहता हूँ कि वो अपनी विशेषताएं जब ऐसी हुआ करें तो उनको एक ऐसे डायग्राम में, फ्लो चार्ट में दर्शा दिया करें और फिर उसके बाद उन्हीं फ्लो चार्ट में कम को दर्शाने के बाद 2-3 को एक्स्ट्रा नीचे पैरा में दर्शा दें।
आपने ये चीज़ की काफ़ी अच्छी आपने यहाँ पे किया। फिर आपने क्या किया कि इसमें पॉइंट फॉर्म का उपयोग किया, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपने यहाँ पे संगठनीय प्रोबिटी के बारे में बताया, तो आप प्रोबिटी को हिंदी में लिख देती थोड़ा और अच्छा रहता। ठीक है, कर्मचारी यदि संतुष्ट हैं, अभिप्रेरणा, जैसे आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है ना, इस विषय में संस्थापक की अभिवृद्धि शायद ना होकर यहाँ पे हो सकता है अभिवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, शायद, मतलब जो संस्थापक का एटीट्यूड होता है वो यहाँ पे होना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं। एक काम यहाँ पे और इसको और अच्छा बना सकती हैं, वही जो ऑलरेडी आप करती रहती हैं पहले से ही, कि आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे एक तरीके से अंडरलाइन कर दें, जैसे अभिवृद्धि को कर दें। ठीक है, अब आपने जब ऊपर यहाँ पे अभिवृद्धि को कर दिया, आप यहाँ पे कई सारे वर्ड को आप कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे आपने ईमानदारी, जिम्मेदारी, ठीक है, मेहनत, और यहाँ पे आत्मसम्मान, अनौपचारिक बेहतर संबंध, सम्मान की भावना। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक और 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा जो इथिक्स में करते समय आपको लिखना ही चाहिए हमेशा। आप यहाँ पे वैल्यूज़ को ज़रूर उल्लेख किया करें, जैसे आपने लिखा ना, ईमानदारी, जिम्मेदारी और मेहनत से कार्य करते हैं और संगठन की उन्नति को सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूल्य निम्न प्रकार के संगठन की प्रगति के महत्वपूर्ण कारकों को भी अभिव्यक्त करते हैं, या निम्न प्रकार से संगठन की प्रगति को भी सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। ठीक है, गुण की जगह पे मूल्य लिखा करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ती हैं ना, खासतौर पर एथिक्स में, तो इंग्लिश में तो वर्च्यू आता है और हिंदी में वहाँ पे मूल्य आता है, गुण नहीं आता। जबकि गुण और मूल्य एक ही है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरीके के, लेकिन मूल्य को आप यहाँ पे जरूर किया करिए। क्लियर, मूल्य से क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा आप इथिकल भाषा का ही उपयोग कर रही हैं, मतलब इथिक्स की भाषा का ही उपयोग कर रही हैं। क्लियर, ये चीज़ें आप कर सकती हैं। फिर यहाँ पे जैसे बात आती है वरिष्ठ अधिकारी एवं निम्न श्रेणी के कर्मचारी, निम्न श्रेणी वर्ड मत उपयोग किया करिए, यहाँ पे वर्ड उपयोग किया करिए अधीनस्थ। ठीक है, यानी कि जो उनके अधीन है। निम्न का मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, दबा कुचला इंसान। ये देखो, ये जो शब्द होते हैं ना, हालांकि इतना गौर कोई नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, कि आपको बेहतर से और बेहतर बनाना। तो बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए हम तो कोशिश करेंगे ना कि आपके एक एक वर्ड को हम और बेहतर कर दें। तो आप यहाँ पे निम्न श्रेणी की जगह अधीनस्थ डाल दें, क्योंकि हमेशा हम लोग सुनते होंगे, आप भी कहती होंगी कि वो हमारे कलीग्स हैं, वो हमारे कलीग्स हमारे डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो ये वर्ड क्यों आता है, आप ये तो नहीं बोलेंगी कभी भी जब आप कलेक्टर हो जाएंगी कि वो मेरा जो है ना, वो निम्न श्रेणी का इंसान है, वो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, माँ जी आप उनसे बात मत कीजिए, ऐसा तो नहीं कहेंगी। अगर माँ जी आपकी आएंगी ऑफिस में आपके कभी, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि माता जी वो बात ये है ना कि वो हमारा अधीनस्थ है, कलीग से हमारा, ये बोलेंगी। तो जो वहाँ बोलेंगी उसे आप यहाँ पे मेंशन कर दें, तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है कि आत्मसम्मान एवं गरिमा। ठीक है, ये तो हो गया। ये वास्तव में तीनों एक ही चीज़ हैं। आपने यहाँ पे जो वर्ड लिख दिया ना, सम्मान की भावना और आत्मसम्मान और गरिमा, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो कोशिश करें कि इन तीनों में से किसी एक को ही चुनें, चाहे आत्मसम्मान को ही चुनें, चाहे गरिमा को ही चुनें। क्लियर, तो इससे वर्ड आपका रिपीटेड नहीं होगा। फिर यहाँ पे है भ्रष्टाचार, आपने कर दिया। ठीक है, रोक लगाती हैं। अब यहाँ पे जैसे 2-3 वर्ड आप और कर सकते हैं। क्या, सत्यनिष्ठा का उल्लेख कर सकते हैं कि इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी सत्यनिष्ठ बनेंगे। आप ये चीज़ें उल्लेख कर सकती हैं। आप यहाँ पे जब लिखें तो आप ये भी बता सकती हैं कि जो संस्थान के संस्थापक होते हैं वो भावनात्मक प्रज्ञा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। वो नैतिकता के माध्यम से अपनी लीडरशिप को शो करते हैं ताकि उनके जो कर्मचारी हैं उन्हीं के नैतिक मूल्यों का अनुपालन करें। जो कर्मचारी होते हैं उसमें सदाचार की अभिवृत्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप बता सकती हैं। वो कभी भी कोई भी काम करने के लिए जनहित के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, अर्थात वो क्या करेंगे, इथिकल होकर कोई ही वर्क करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्क हो। ठीक है, कस्टमर के हित का ध्यान में रखेंगे। आप ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। संगठन का आंतरिक वातावरण नैतिक होगा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उनकी जो प्रतिस्पर्धा भी होगी वो भी एक तरीके से
जो वर्क कल्चर की स्पिरिट है उसी के अकॉर्डिंग होगी, ना कि उसके अगेंस्ट। जैसे होता है ना कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं, सामने वाले को फेल करा के या उसकी कंपनी को बंद करा के, बट वो एक निगेटिव प्रतिस्पर्धा है। अब मेरा भी यही मानना है, आप लोग हमेशा लाइफ में जब भी किसी से प्रतिस्पर्धा करें तो मेरा यही एक चीज़ कहना होता है कि प्रतिस्पर्धा किसी और से ना करें, प्रतिस्पर्धा खुद से किया करें। कि और जिस दिन आप खुद से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे ना, उस दिन दुनिया में आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए, आज आपने प्रतिस्पर्धा की मैंने एक आंसर लिखूंगी, कल आपने प्रतिस्पर्धा की मैंने कल एक लिखा था आज 2 लिखूंगी, फिर 3 लिखूंगी, फिर 5 लिखूंगी, 10 लिखूंगी, 25 लिखूंगी। अब एक बात बताइए, आप तो अपना रोज टारगेट बना रहे हो ना, रोज अपना टारगेट, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। आप अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। और सपोज करो अगर आपने किसी को बेस मान लिया, किसी टॉपर को, कि वो टॉपर ना एक दिन में 20 आंसर लिखता था, और जबकि आपके अंदर क्षमता कितनी है 35 आंसर लिखने की, तो आप क्या करोगे, उसको अपना अनुकरणीय मान के 20 पर ही सीमित रह जाओगे। यानी कि आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको अपने से भी बेहतर बनने की आवश्यकता है। सचिन तेंदुलकर को जब आप कभी पढ़ेंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी को देखा है। मैं बस यही सोचता था कि मुझे अपना 100% इस गेम में देना है। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा कंपटीशन सिर्फ खुद से था। और आप देखिए, खुद से कंपटीशन करते करते खुद के कितने रिकॉर्ड तोड़ डाले और आज क्रिकेट के गॉड बन गए। तो वही आपको बनना है, खुद के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें बता सकती हैं। आपने जैसे यहाँ पे किया ना कि इसके विपरीत यदि कार्य संस्कृत अच्छी ना होगी, अब यहाँ पे जो विपरीत वर्ड है यहाँ पे आप लिख दो। जैसे यहाँ पे अनुकूल उपयोग करो ऊपर, और नीचे प्रतिकूल का उपयोग करो। कि अगर कार्य संस्कृत प्रतिकूल हुई तो वहाँ पे टीम वर्क की जो स्थिति है वो वास्तव में गुटबंदी में बदल जाएगी, और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो सहयोग की जगह पे क्या कर देंगे, एक तरीके से अपने आप को अलगाव की भूमिका में रखेंगे। ये दोनों वर्ड काफ़ी अच्छे हैं। मतलब सहयोग एक होता है समर्थन करना, अलगाव का मतलब अपनी दूरियां बना लेना। क्लियर? तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे अवरुद्ध आपने लिखा, काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है आपने। ठीक है, अपेक्षा वर्ड को आप सुधार लीजिए बस। जैसा मैंने स्वयं के अनुभव से देखा, स्वयं के अनुभव से मैंने देखा, ये गलत हो गया लाइन। ठीक है ना? जैसे आप लोग हमेशा पढ़ती होंगी ना कि निम्न लाइन को सही से लिखें, यानी कि इनमें से क्या गलती, तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने स्वयं के अनुभव से देखा कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान में अच्छे व्यवसाय धराशायी हो गए। समझ गए? तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर बात आती है, बस इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकती हैं। एग्जाम्पल में आप इसरो को भी डाल सकती हैं, कई सारी एग्जाम्पल्स आप डाल सकती हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि वास्तव में आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और अपनी भाषा शैली को कैसे और बेहतर बनाना है। सामान्य तौर पर आपका उत्तर अच्छा है, नॉर्मली अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर कैसे बनाना चाहिए मैंने वो पॉइंट आपके लिए ऐड किए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो आपका आंसर चेक किया उसमें कमियाँ थी, कमियाँ नहीं थी, बस हमने उसको इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।